एक्चुअली आज की क्लास मैंने स्पेशली डिजाइन की है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का आईसीएसई नाइन्थ क्लास के लिए आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इस फाइल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके। ये फाइल हमारी आज की क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके पार्ट्स बना लेंगे। ये पार्ट वन में हम ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। आपके आउटपुट क्वेश्चंस मिलेंगे पूरा कंप्लीटली ABCD में मैंने उसको अरेंज किए हैं। जैसे ही जेड आ जाएगा तो 26 आउटपुट क्वेश्चंस हो गए, राइट। और भी यहाँ A A B B C C ये स्टार्ट हो गया है, F पर ये फिनिश हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 आउटपुट के समथिंग हो गए होंगे, वो काउंट कर लेंगे हम। फिर स्टार्ट होगा थ्योरी। तो थ्योरी की बस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जहां पर भी लॉजिकल थ्योरी होगी, जहां पर कैलकुलेशन थ्योरी होगी, वहां पर मैं डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी है, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। लेकिन जो थ्योरी है, व्हाट डज रीयूजेबिलिटी मीन्स, ये मैं आपको वैसे मतलब बुक में से थ्योरी याद करने के लिए दे दूंगा, मतलब क्लास में नहीं बताऊंगा। एंड इसमें से वो क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर ये पूरा थियरी आ जाएगा। फिर आपके मैथमेटिकल फंक्शंस, मतलब ये हमारी जो प्रिपरेशन होगी ये बोर्ड सॉरी जो फाइनल्स एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन होगी। फिर मैंने एक और पॉइंट यहाँ पर रखा है कन्वर्जेंस का। आपको पता है कि कन्वर्जेंस भी आते हैं कि इफ का कोड है तो स्विच में कन्वर्ट करना है, स्विच है तो इफ में कन्वर्ट करना है। ओके। या फिर टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके कलेक्शंस हैं ये कंप्लीटली, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर जावा एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन आता है। आप ये नोटिस कर रहे होगे कि जो भी अभी तक आपके क्वेश्चंस आए हैं इसी टाइप के आए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए कि मैंने इतने पॉइंट्स बनाए, तो पॉइंट ये आएगा क्या ये एनफ है। तो ये 95% तक तो ये समझो काफ़ी है। बट फिर भी 5% हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, या अभी तक जो मैंने कराया है वो करेंगे। ओके। ये नहीं कि बस इतना कर लिया देन हम पूरा प्रिपेयर हो गए। ओके। ऑलमोस्ट तो प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। फिर हमारे यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का भी मैंने यहाँ पर कलेक्शन बनाया है, जिसमें पैटर्न भी है, सीरीज भी है, स्लैब्स भी हैं। तो हमारा टारगेट अभी अपकमिंग क्लासेस का क्या होगा, जैसे कल भी क्लास होगा, तो उसमें भी हम इसी फाइल को फॉलो करेंगे। इस फाइल से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हो। और मैं ये फाइल आपको मतलब ग्रुप में शेयर कर, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। बट और हम ये मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो पहले कंप्लीटली आउटपुट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इस टाइप का, जैसे नॉर्मली हम क्लास कर रहे थे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया, आप आउटपुट निकाल रहे हो, फिर मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का 3 मिनट का। आप मेरे साथ ही निकालने की कोशिश कीजिए और रिप्लाई करते चलिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आंसर आएगा। और देन मीन्स आप मुझे गाइड कीजिए, और जहां मुझे लगेगा कि आप गलत जा रहे हो देन फिर हम उसको सही कर लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें आंसर निकालना है। तो एक सेकेंड पर मैं इससे बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे, पहले मैं रूल्स बता देता हूँ। कि यहाँ पर जो बॉडमास रूल है मैथमेटिक्स में वही फॉलो होता है, बट थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस, इसकी प्रायोरिटी सेम है। तो वी विल गो लेफ्ट टू राइट। मैथ्स में क्या हो जाता है, पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगी, लेफ्ट टू राइट जाना है। मल्टीप्लाई पहले आगे तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, डिवाइड पहले आगे तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये रिवाइज करवा दिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया है ये चीज। बट ये समझो कि ये मैं रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम टाइम पर इस वीडियो को आप एज अ फॉलो करोगे तो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद प्लस एंड माइनस को लेफ्ट टू राइट आप सॉल्व कर सकते हो। और बस पहले इतना ही याद रखो। तो उसके बिहाफ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व होगा बताते चलिए। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 mod 4। एक्चुअली मैं आंसर आपसे ही लूंगा, तो पहले से ही आप कैलकुलेट करके रखिए कि क्या बोलना है, और ज्यादा टाइम मत लेना। जहां आप मुझे लगेगा ज्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर मैं वहां पर मैं ही बता दूंगा जल्दी। फिर यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होगा। 100 डिवाइड बाय ब्रैकेट, अब इसका आंसर मैं आपसे क्या लूं मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर 30 हो जाएगा डिवाइड बाय 2।
प्लस एंड 100, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर जहां मुझे लगेगा कि जहां आप फंस सकते हो, मैं आपसे पूछूंगा आंसर। इसका बताओ जल्दी। Sir, 100 divided by mod 22. नो 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 नो, ये गड़बड़ मत करो। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया पहले, वाई क्यों कर रहे हो? लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना जब दोनों एक साथ हैं। वी नीड टू गो लेफ्ट टू राइट। देखो गलती हो गई, इसलिए तो मैं पूछ रहा था, मुझे पता था कि ये गलती करोगे। एंड ऐसे ही कर दिया तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप, तभी तो मैं बोल रहा था ना, पहले ये सॉल्व करो। आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे वन आएगा उसका। हो? डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। वन। 1, वेरी गुड। 1 into 2, अभी 22 कर देते, फिर डिवाइड कर दे तो इसका रिमेन फिर अभी 2 आएगा, तो क्या वहां पर 2 आता? ओके, गलत हो जाता आंसर। अब इसका आंसर बताओ। टू। 2, वेरी गुड। एंड माइनस, फिर डिवाइड करेंगे हम। अपने कंफर्ट के बेसिस पर नहीं जाना है कि चलो ये 30 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेफ्ट टू राइट ही जाना है। लेफ्ट टू राइट के चक्कर में माइनस और प्लस मत कर देना सॉल्व पहले ही, वो ध्यान में रखना। हम्म तो ये डिवाइड करेंगे 0 से 0, और 10 डिवाइड बाई 3। जल्दी बताओ, 5 सेकेंड्स ही मिलेंगे आपको बताने के लिए। अरे 10 डिवाइड बाई 3 नहीं हो रहा है क्या? सर 3.3333 कंटिन्यूस आएगा। विल टेक ओनली 3 डिवाइड बाई 2। विल टेक 3। कोई रीजन बताएगा वाई वी टेक ओनली 3? इंटीजर। वेरी गुड, यस। तो पता है सब कुछ, फिर भी रॉन्ग क्यों कर रहे हो? है ना? प्लस ये 2 हो जाएगा, एंड 2 माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? टू। वाओ नहीं, वन आएगा। 1 पॉइंट समथिंग, बट विल टेक 1 ओनली। प्लस हाँ। 2 - 1 is 1, +2, तो फाइनल आंसर 3। तो ये मैंने बहुत ही स्लोली स्लोली सॉल्व किया है, सभी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया है। यही स्टेप्स आपको लगाने हैं अदर क्वेश्चंस में। ये हमारा मतलब कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसे मैं नहीं, अभी मैं ग्रुप पर सेंड नहीं कर रहा हूँ, सीधा आप वीडियो से ही उसे कवर करना। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड तो ये अब एज अ होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी पर। अगर मुझे लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक बच गया है जो कि यहाँ कवर हो रहा है, तो फिर मैं कराता। ज्यादातर मोस्टली लॉजिक हमारा कवर हो गया है, इसलिए हम सीधा डी पर जा रहे हैं। ओके, हाँ। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? ज्यादा टाइम मत लो। Sir, हम्म बेस्ट एंड उसके बाद नीचे वाली लाइन में ऑफ एंड वन टैब का स्पेस का बदला। मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, हाँ। है ना? ये जो स्लैश एन है और स्लैश टी है, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये स्लैश टी की वजह से आया और ये नीचे मूव हुआ स्लैश एन की वजह से। बट इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नो आइडिया। इसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बोलते हैं। ओके, यस। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर ई। अब ई में अगेन रिवीजन हो जाएगा। नहीं, अगेन क्या, यहाँ पर आपको एसओपी में जो डबल कोट्स में फिर वेरिएबल देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी प्लस करना है, कभी कॉन्कैटिनेट करना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तब क्या करना है। तो यहाँ से पूरा आइडिया ले लो। मैंने ये पूरा कलेक्शन बनाया है जिसमें आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, और कुछ बचा होगा तो मैं अपनी तरफ से और ऐड ऑन कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका आंसर बताना है। ए में है 15, बी में है 21। तो मैं रिजल्ट, जो मैसेज का रिजल्ट है वो तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। द, सर 15 और 21 वैसे ही आएगा। यस, रीजन
इसका आंसर ये आ गया एज इट इज। रीजन बता सकते हो? ब्रैकेट में नहीं है वो। ओनली ब्रैकेट बोलना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि अगर मैंने ए प्लस बी प्लस इज सम लिखा तो अभी यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, तो यहाँ पर भी हाँ आंसर। लेकिन ये ऐड होगा। यस, तो इट मीन्स जो ब्रैकेट वाला रीजन है ना, वो हाँ पॉइंट तक सही भी है और गलत भी है, लेकिन उससे जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो पाती ब्रैकेट जब आप बोलते हो। इसलिए डोंट यूज ब्रैकेट वर्ड, कि ब्रैकेट नहीं है इसलिए हमने ऐड कर दिया। इसका एक और पॉइंट है जो याद रखना है। अब वो पॉइंट अगर याद है तो आप बता सकते हो। ब्रैकेट के अलावा और क्या इसका रीजन है जो ये कॉनकैटिनेट हुआ? नो आइडिया? आई थिंक सो। तो मैं बताता हूं यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, जब भी आप 3 पॉइंट्स को सॉल्व करते हो, ए प्लस बी प्लस सी, तो वील गो लेफ्ट टू राइट। तो पहले ये सॉल्व होगा, ऐसे ही यहाँ पर पहले ये सॉल्व होगा। ब्रैकेट्स नहीं है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा द सम इज इक्वल टू 15। ये पूरा एक रिजल्ट आ गया आपका। ओके। अब इस द सम इज इक्वल टू 15 में +21 करोगे। अब आपके पास 15 नहीं है, ये पूरा मिक्स ऑर्डर में है, ये स्ट्रिंग बन गया। आपको क्या बताना है कि जो ए है द सम इज इक्वल टू के साथ मिक्स होकर स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग के साथ हम ओनली कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसे प्लस नहीं कर सकते। यहां पर क्या है, यहां दोनों इंटीजर है, स्ट्रिंग बाद में बनेगा। जब यहां रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो स्ट्रिंग बनेगा। ये था यहां सस्पेंस। आई थिंक क्लियर हो गया। अन्वेषी, आपको क्लियर हुआ? क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, वैसे मैंने पहले भी ये पॉइंट्स बता दिए हैं। यस सर। बट मेरा टारगेट बस अब यही है कि यहाँ पर आपको वो सभी जो वीक पॉइंट हैं, मतलब बेसिक पॉइंट हैं, वो एक वन वे में सबको क्लियर कर देना, स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर अब यहाँ तो ब्रैकेट है तो पहले ये सॉल्व होगा। द सम इज इक्वल टू, तो 1521 को प्लस कर दो, कितना हुआ? 36। तो 36 आंसर आ जाएगा। यहां पर द सम इज इक्वल टू, अब ये पोस्ट ऑपरेटर है, इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू आएगी, मीन्स 15 आएगा, बट वो 16 हो गया होगा। और +6 है, तो 6 यहां पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि वही सेम ऑपरेशन हो रहा है ऊपर की तरह, इसकी तरह, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है। और साथ में ये पहले इसके साथ सॉल्व होगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर हम आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ ब्रैकेट है तो ये सॉल्व हो जाएगा। और देखो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो 16 हो गया था, यहाँ पर हम 16 नहीं लेंगे, 15 ही लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये एक ही कोड स्निपेट नहीं है। तो 15 के बेसिस पर 15 + 6 कितना हुआ? 21। तो 10 इक्वल टू 21 आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर 5 इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर 5 इज 5 और 2। 5 2 आएगा या 7 आएगा? 5 2 आएगा। 5 2। यहाँ ब्रैकेट है तो सर 5। हाँ। क्या हो रहा है सर मीटिंग में? मीटिंग में हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने एक फाइल दिया है, हमारा टारगेट ये जो अब अभी आज का क्लास है, कल का क्लास है, और आगे जो क्लास होंगी, इस फाइल को कवर करना है, जिसमें फाइनल्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसमें से कोई भी डाउट रह गया है, ओके सर। क्लियर कर सकते हो। अभी अली, आपको तो पता नहीं, आप ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो आपसे नहीं मैं पूछ रहा हूँ, श्रेया, निधि एंड ओके अन्वेषी, सर। आप मुझे बताओ कि इनमें से किसी एक पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, अभी की अभी अच्छा मौका है। सर मुझे थर्ड वाले में समझ नहीं आया क्या करना है, बिकॉज ए प्लस प्लस लिखा है तो। हाँ, तो ए प्लस प्लस में क्या होता है, जो पोस्ट ऑपरेटर होता है ए प्लस प्लस, वी टेक ओरिजिनल वैल्यू, ए में 15 है तो हम 15 लेंगे, वो 16 हो जाएगा। वी डोंट टेक 16, 16 हम लेंगे अगर ए अगेन यूज हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ हाँ 15 लिया। और अब ये इसके साथ स्ट्रिंग बन गया, इसलिए 6 ऐड नहीं हुआ यहाँ पर।
बट यहाँ ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ये सॉल्व होगा। ओके, यहाँ पर बस ये ध्यान रखो, इस केस में तो ये पहले सॉल्व होगा, इतना पोर्शन ये स्ट्रिंग बन जाएगा, इसलिए 6 कॉन्केटिनेट होगा। इस केस में ये पहले सॉल्व होगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बहुत आर इंटीजर्स, उसके बाद वो स्ट्रिंग बनेगा। तो ऐसे ये ब्रैकेट्स के बेसिस, मतलब बॉक्सेस के बेसिस पर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कॉन्केटिनेट होगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद कॉन्केटिनेट होगा। Yes, sir. कोई डाउट? Understood. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ। ए इज इक्वल टू 15। हाँ आप अली, अभी सॉरी अली, आप अभी दिमाग लगाते चलिए। आप लेट हो गए तो वो निकल गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ए में 15 है, बी में 21 है, अगेन हमने उसे प्लस किया एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर ये किया, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इसका रिजल्ट सर 36 10. सर 36 प्लस 10। 36, द सम भी तो आएगा, द सम इज सम इक्वल टू सी में वैल्यू है कितना? अच्छा, सी में तो यहाँ पे 36. कैलकुलेट होकर आ जाएगा 36 36, 36। तो 46। लेकिन 46 आएगा या फिर अभी जैसे 36 10. 36 और 10। ओके, ज्यादा स्पेस भी नहीं देना है, ज्यादा कंजस्टेड भी नहीं करना है, बिल्कुल चिपका दो आप, वो भी नहीं करना है और ज्यादा स्पेस भी नहीं देना है, क्योंकि वो टेंशन आ जाती है ना, स्पेस तो है नहीं बीच में, वो चीज। इस केस में आंसर बताओ, इस केस में क्या आएगा? सर 46 is the sum. 46. 46 सर मुझे डिफरेंस समझ नहीं आया। सम। हाँ मैं बताता हूँ डिफरेंस, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, आप ये बोल रहे हो? यस सर। देखो सी का वैल्यू 36 हो गया ना यहाँ पर जब प्लस करेंगे, हाँ हाँ पर द सम इज इक्वल टू 36। यहाँ पर पहले ये वाला बॉक्स सॉल्व होगा ना, बिकॉज देयर आर नो ब्रैकेट्स, तो लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। तो अब आपका ये बन चुका है, अब इसमें प्लस हो रहा है 10, अब इस होल पॉइंट्स में 10, अब अकेला 36 नहीं है, ये पूरा स्ट्रिंग बन गया है। जब स्ट्रिंग बन जाता है तो केवल कॉन्केटिनेट होगा, मतलब यहाँ पर 10 आएगा केवल। तो इसमें आंसर क्या बन गया हमारा? द सम इज इक्वल टू 36 10, इसलिए ये प्लस नहीं हो पाया। अभी समझ में आया? यहां पर क्या है, 36 प्लस 10 दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये 46 हो जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रिंग बनेगा, इज दी सम। अब बताओ, अब समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ तो वो जो ब्रैकेट्स वाला टेंशन था वो मैंने इस क्वेश्चन में खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं यहां पर, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रैक्टिस होगी। यहां से अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने पूछा ही है, बट आप आंसर बताते चलिए और हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ए का वैल्यू तो 3 आएगा, माइनस यहाँ बी का वैल्यू क्या आएगा? 4. 4। 4। अपडेटेड और ऊपर वैल्यू नहीं ब्रैकेट में आएगा 5. 4, बट ये 5 हो गया है। आप ऐसे करके रखो, भले ही वो यूज नहीं हो रहा है आगे, देखो बी कहीं यूज नहीं हो रहा है आगे, इसलिए वो वैसे उस 5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा है। माइनस माइनस सी इज 9। सर 9। अब इसे सॉल्व करो, क्या आंसर आया? सर -33। यस सर। ओके, तो -33. 3 माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सारे बच्चे पहले माइनस कर देते हैं, पहले आप ऐसा ही कर रहे थे तो और 9 इंटू 5, 9 इंटू 4 कितना होगा? 36। 36. तो -33 आंसर इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें कोई डाउट? नो सर। Okay.
इसके बाद आएगा ये वाला। तो ए में है, अब देखो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, डेट्स वाई जो भी ए में चेंजेस हुए हैं, मतलब A5 हो गया था, वो हम नीचे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये वन कोड होता, देन वी विल रिपीट। जो 5 हो गया है ना, 5 को यूज करते नीचे, इसलिए ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। और अभी मैंने वीडियो ऑन किया है, आप लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हो, तो मुझे भी पता चलता जाएगा कि आप अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट तरीके से इसे फॉलो कर रहे हो या नहीं। ए में 3 है, इनटू प्लस प्लस बी 5. 5। Uh, मॉडुलस सी में है 10। आगे क्या सॉल्व होगा? पहले ये मल्टीप्लाई होगा 15 मॉडुलस 10। क्या आंसर आया? सर 5. 1.5. 1. 5. या तो 1, या 5, या 1.5। थ्री आंसर्स, विच वन इज करेक्ट? तो इसमें जो आंसर है, कोई अपना अपना आंसर चेंज करना चाहता है? मतलब सबको अलग अलग वोट मिले हैं, किसी एक की पार्टी थोड़ा भारी हो जाएगी तो वो सही हो जाएगा, देखते हैं कौन किस पार्टी में जाना चाहता है। तो आपके पास टाइम है चेंज करने का अपना आंसर। तो कौन कौन सा आंसर चेंज करना चाहता है? बट वो सही वाला गलत वाली पार्टी में ना चला जाए। अब सही तो पता ही नहीं है कि किसका सही है, मैंने बताया नहीं है। तो सब अपने अपने आंसर पर फिक्स हैं, कोई नहीं चाहता चेंज करना। हम्म। यस सर. हम्म। तो यहाँ पर जो है 5 करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी के ये गलत हैं, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड नहीं करना। तो जब 10 तो यहाँ पर फिर रिमाइंडर 5 आएगा, फिर 5 में डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए 5 आएगा इसका आंसर। ओके, तो थोड़ा सा Okay. ध्यान दो। नाउ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नया जो पॉइंट मिलेगा वो है एस्ट्रिक इज इक्वल टू। एस्ट्रिक इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हमें इसे ओपन करना होगा। मैं यहाँ पर अगेन ये बना लेता हूँ। पहले तो हम इसे ओपन करेंगे। जेड इज इक्वल टू जेड इंटू, एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस ये करना है कि जब भी इस टाइप से कोई बड़ा इक्वेशन है और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है, माइनस इज इक्वल टू है, प्लस इज इक्वल टू है, डिवाइड इज इक्वल टू है, आपको ये आगे ये वाली जो स्टेटमेंट है इसे ब्रैकेट में रखना है। इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो जिंदगी में कभी आंसर गलत नहीं होगा। होता क्या है कि कभी हम ब्रैकेट लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। अब टीचर को पता होता है कब ब्रैकेट ये लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस होती है बहुत पहले से, और सभी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। अब एज अ टीचर मुझे पता है यहाँ ब्रैकेट नेसेसरी है, लेकिन अगर मैं प्लस इक्वल टू कर दूं तो ब्रैकेट नेसेसरी नहीं है। केवल प्लस इक्वल टू के लिए ही ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलता है, बाकी का डिवाइड मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट लगाना भूल गए तो आंसर डेफिनेटली गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, पूरा इक्वेशन में नहीं होगा। अब इस टाइप से आप क्या करते हो, अलग अलग प्रैक्टिस करते हो। प्लस में आप ब्रैकेट लगाते नहीं हो, आंसर सही आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। एग्जाम में आ गया माइनस वाला, तो फिर गलत होना ही है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो फिर आप भी सोचते हो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कभी गलत हो रहा है कभी सही हो रहा है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, जस्ट की ब्रैकेट फॉर ऑल सिचुएशन, चाहे लगाना हो या ना लगाना हो। प्लस के केस में नहीं जरूरत होती है, बट उधर भी आप लगा दो, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी, ब्रैकेट्स की हैबिट हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट्स की हैबिट डालनी है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा। अब जेड का जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, और जेड निकालना है, लेकिन मल्टीप्लाई डाल दिया, तो मैं यहाँ पर जेड का वैल्यू, मतलब मैंने ही ये डिजाइन किया है, मैं वैल्यू देना भूल गया हूँ, तो ऐसा नहीं, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जेड का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ये गिवन है क्वेश्चन में, बट मैं यहाँ ऐड करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू
प्लस प्लस एक्स का वैल्यू क्या आएगा 11, वाई माइनस माइनस का वैल्यू हम 6, 6 बट वो 5 हो गया होगा, राइट, माइनस वाई, अब 5 हो चुका है, डेट्स आई विल टेक 5। समझ लो यहाँ पर मैंने 5 क्यों लिया, 2/4। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पहले ही पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो अभी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है पूरा, ऑल पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10/4, 2 × 66 माइनस, डिवाइड करेंगे, अब बताओ इसका आंसर। 2. 2, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे इंटीजर्स, तो ओनली विल टेक 2। ओके, अब यहाँ पर रिमाइंडर भी 2 है देखा जाए तो, और रिजल्ट भी 2 है, क्वोशेंट भी 2 है, तो जिसने रिमाइंडर बताया होगा उसका भी सही हो गया, और जिसने क्वोशेंट बताया होगा उसका भी सही हो गया। तो कभी कभी इस टाइप से जो गलत सोच रहा है उसका आंसर भी सही हो जाता है, लेकिन एग्जाम में फिर गलत हो जाता है, इसलिए थिंकिंग को सही रखना है। यहाँ पर 66 - 2 64 हो जाएगा, एंड 64 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 120. Sir, 128. 128. तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक यहाँ पर अन्वेषी आपका क्लियर हुआ। यस सर। गुड। अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, और समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो एज इट इज उसे याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा माइंड गेम है यहाँ पर। ये वाला पॉइंट है, मतलब एम में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, एम में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये y = m प्लस प्लस होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि सेम वेरिएबल है। पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर y m प्लस प्लस होता तो क्या होता, m का ओरिजिनल वैल्यू y में जाता, m क्या है 10, तो y का वैल्यू 10 और m बिकम्स 11, ये रिजल्ट होता। अब क्या हो रहा है, यहां दो तो है ही नहीं, एक ही पर्सन है, तो अब क्या होगा, रिजल्ट तो दो है ना यहाँ पर, इधर 10 है और इधर वो 11 हो गया, फाइनल जो रिजल्ट है। बट यहाँ आप टेंशन समझ पा रहे हो, जस्ट क्रिएट द टेंशन फर्स्ट। टेंशन क्लियर हो रही है कि अलग अलग वेरिएबल हैं, तो कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ ओरिजिनल वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दी, पोस्ट ऑपरेटर है, और यहाँ पर हमारा दो अलग अलग वैल्यू आ गए, तो हम इसमें तो अलग अलग नहीं लिख सकते, m = 10 और m = 11, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफर हुई वो 10 है और फिर अपडेट हो गई 11 है? ये तो एक ही वेरिएबल है। आप टेंशन समझ पा रहे होगे कि मैं किस टेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ कौन सी वैल्यू को पॉइंट आउट किया जाएगा, मींस कौन सा सही है, तो यहाँ पर आंसर है 10, ये नहीं है। अब इसका रीजन मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों है। यहाँ दो ऑपरेटर हैं, = एंड प्लस प्लस, जो = है वो लास्ट प्रायोरिटी होती है, प्लस प्लस की पहले सॉल्व हो जाता है, उसके बाद = सॉल्व होता है, तो हमें तो जो ट्रांसफर हुई है वैल्यू वो लास्ट होगी, क्योंकि = ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी है वो लास्ट है, तो जो हमने ट्रांसफर की है वो वैल्यू को हम फाइनल वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो ट्रांसफर कौन सा हुई है, 10 हुआ है, इसलिए हम 10 को ही फाइनल रखेंगे। 11 मेमोरी में हुआ था, लेकिन वो इंटरचेंज हो गया किससे, 10 से। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप ये 10 याद रखो इसका ओरिजिनल वैल्यू। वैसे समझ में आ गया क्या, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। ये बहुत कम आएगी ऐसी सिचुएशन, बट ध्यान रखो कि = का लास्ट प्रायोरिटी है। ओके, बाद में सॉल्व होता है, तो = के केस में आपकी ये वैल्यू इधर जाएगी जो कि ओरिजिनल वैल्यू होगी, इसलिए हम 10 ही लेके चलेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर 10 आएगा। मेमोरी में 11 हुआ था, बट वो ओवरराइट हो गया, क्योंकि एक ही वैल्यू रखना होगा हमें। ओके, कि क्वेश्चन नंबर जे है, इंट a = 0 है, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स, और ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये चल जाएगा।
अगर ये रन होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर यहाँ एंड होता, यही मान के चलो यहाँ पर अगर एंड होता तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर एल्स वाला पार्ट चलेगा, माइनस माइनस, तब आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो ये तो नॉर्मली मैंने बता दिया। अब आपका यहाँ पर आउटपुट क्या होता, 0 होगा। क्यों 0 होगा? आपका मतलब वो जो मैंने बताया वो सही आउटपुट है, लेकिन ये आपका 0 क्यों होगा, इसका रीजन बताओगे आप? सर क्योंकि वहाँ पोस्ट ऑपरेटर है। राइट, ये पोस्ट ऑपरेटर की वजह से आप क्या सोचोगे, ये पोस्ट है इसलिए ओरिजिनल वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पोस्ट, तो आप भी सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन स्टिल 1 क्यों आएगा आंसर? वो इसलिए आएगा, पोस्ट की भी लिमिटेशन है। पोस्ट की लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर जो हम ए प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो पोस्ट में भी अपडेटेड वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए प्लस प्लस यूज कर रहे हो, उसके बाद आपने ए यूज किया, सपोज ये इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने ए की ओरिजिनल वैल्यू रखा 0, बट वो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम पर ए यूज कर रहे होते तो हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं ना। इसका मतलब हाँ ऐसे ही हम यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहे हैं, डेट्स वाई वैल्यू अपडेटेड आएगी, मींस 1 आएगा। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये एसओपी यहाँ नहीं होता, एसओपी यहाँ होता, तो ये इसी टाइम पर वर्क कर रहा है, अब ये दूसरी स्टेटमेंट में नहीं जा रहा है, तो अब आंसर 0 आ जाएगा। नाउ 0 इज करेक्ट। तो इस वे में समझोगे तो ये 0 वाला पॉइंट सही आ जाएगा। अब यहाँ 1 नहीं आएगा, 1 हो चुका है, बट आगे तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर हमने ये भी प्रिंट किया ए अगेन, तो यहाँ से 0 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि मैंने दोनों जगह एसओपी लगा दिया, मैंने यहाँ पर भी एसओपी लगाया और ये भी एसओपी है, तो इससे तो आपको 0 प्रिंट हो गया और इससे आपको 1 प्रिंट हो गया। ऐसे समझ सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ और अब बात आती है यहाँ पर, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3। यहाँ पर कंडीशन a ग्रेटर देन b है, कंडीशन ट्रू। a नॉट इक्वल टू b, कंडीशन आल्सो ट्रू, बिकॉज यहाँ पर अनइक्वल है। ओके, अब मैंने नॉट इक्वल टू को, वैसे यहाँ नॉट इक्वल टू आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपका भी आंसर यहाँ पर ट्रू ही आ रहा होगा, बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं नॉट इक्वल टू के केस में। तो मैंने आपको यहाँ पर एक स्मार्ट वे बताया है। कभी भी नॉट इक्वल टू को सॉल्व मत करो, नॉट इक्वल टू का जो सपोर्टिंग ऑपरेटर है उसे सॉल्व करो, ए डबल इक्वल टू बी, जो इसका अपोजिट कैरेक्टर है, ऑपरेटर है। तो ए डबल इक्वल टू बी को सॉल्व करोगे, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब इसका अपोजिट आंसर आएगा। डबल इक्वल टू के आंसर में मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होगा। तो नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये है, नॉट इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू का आंसर निकालो डबल इक्वल टू का और उसे अपोजिट कर दो। तो डबल इक्वल टू का निकालेंगे तो फॉल्स आएगा, इसका मतलब इसका ट्रू आएगा। तो ट्रू ट्रू है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इस स्टेटमेंट को अगर मैंने रन किया तो यहाँ ए का जो वैल्यू प्लस प्लस ए है वो हो जाएगा 8, मतलब ए का वैल्यू 8 हो गया है 7 की जगह पर, है ना। और फिर +3 × बी, ये बी पोस्ट है, तो यहाँ पर बी का हम ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे 3, बट वो 2 हो गया है, इसका मतलब बी का वैल्यू 2 हो गया है, राइट। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 8 प्लस 3 × 3 9, 17। तो ए का सी का वैल्यू, ये है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू हमारा 17 आ गया। अब इन्हें इधर रखना है, ए का वैल्यू 8 हो चुका है, सी का वैल्यू 17 आया, और फिर बी का जो वैल्यू है, बीच में ये स्पेस है, बी का जो वैल्यू है वो हम लेंगे अपडेटेड वैल्यू, मतलब 2। अब होगा क्या, ये दोनों तो कैलकुलेट हो जाएंगे, राइट। तो जब ये दोनों कैलकुलेट होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, 25, राइट। और इधर 2, ये बीच में स्पेस है जिसकी वजह से ये 2 ऐड नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एज अ स्पेस टाइप से ही आएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 252 आएगा। दैट इज अ फाइनल रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। फाइनली लूप आने वाला है। अब आ जाते हैं हम लूप पर। ओके,
लूप अभी देखो, अभी तक हमने जो ड्राई रन टेबल का कॉन्सेप्ट था, ड्राई रन टेबल, वो नहीं लेकर आए। जब तक स्टेप्स रिपीट ना हो अगेन एंड अगेन, तब तक आप ड्राई रन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जैसे ही रिपीटेशन होगा तो हमें एक ड्राई रन टेबल बनाना है। स्टेप्स को पहले तो कोड को एनालाइज करना है। इसमें एफ का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 2 है, एंड फिर एक कंडीशन है, और ये सेमीकोलन मिल गया यहाँ पर, राइट। एंड फिर हमारा ये स्टेटमेंट है, और फिर ये है। इस सेमीकोलन की वजह से पता है क्या होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट वाइल के अंदर कंसीडर नहीं की जाएंगी। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही कभी आपने देखा होगा। ये मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया है, किसी भी सैंपल पेपर या इधर उधर से नहीं पिकअप किया, मैंने अपनी तरफ से ही सेमीकोलन लगा दिया इधर। तो मैं इसका आंसर विद सेमीकोलन अभी बता रहा हूँ, फिर विदाउट सेमीकोलन भी बताऊंगा, दोनों तरीके से करेंगे। तो अभी तो विद सेमीकोलन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एफ का वैल्यू, आई का वैल्यू, और ये कंडीशन प्लस प्लस आई लेस देन 5, ये वैल्यूज को हम मैनिपुलेट करेंगे। मैंने ये स्टेटमेंट नहीं रखा, ये स्टेटमेंट नहीं रखा ड्राई रन टेबल में। ड्राई रन टेबल में हम उन्हीं स्टेप्स को रखते हैं जो रिपीट होते हैं। अब ये तो रिपीट होंगे नहीं, क्योंकि ये लूप के अंदर ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकोलन। वैसे तो एफ भी रिपीट नहीं होगा, बट स्टिल मैंने रख दिया, कोई बात नहीं है। आई का वैल्यू 2, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा लेस देन 5। अब ये दोबारा से चलेगा, आई का वैल्यू 3 हो गया है, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा लेस देन 5। आई का वैल्यू 4 हो गया है, यहाँ पर 5 लेस देन 5, कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। तो अब ये नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब आई का वैल्यू क्या निकल कर आया हमारे पास, 5। 5 पर कंडीशन फॉल्स हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, एफ इज इक्वल, एफ इंटू इज इक्वल टू आई, मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो एफ का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू 5 है, तो 10। तो फाइनली इसका आंसर जो है 10 आएगा। तो जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे तो आई का वैल्यू जो है वो है हमारा 5, और एफ का वैल्यू है 2, तो 10 इज द फाइनल रिजल्ट। ये क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। डन। यस। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ से सेमीकोलन को रिमूव कर रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। अब क्या होगा, अब सेमीकोलन नहीं है उस केस में ईशान आप ज्वाइन रह सकते हो, क्योंकि मैं आउटपुट हैंडलिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप देखते हुए चलो यहाँ पर क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। बाकी का अभी वैसे टाइम है हमारे पास 5 मिनट, मैं वेटिंग पर लगा देता हूँ। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेते हैं अभी। और यहाँ पर अब ये सेमीकोलन नहीं है, तो अगेन हम यहाँ पर ड्राई रन टेबल बनाएंगे। एफ आई और प्लस प्लस आई लेस देन 5, ये कंडीशन। उसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। मैंने एसओपी नहीं रखा, क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है, लूप के ब्रैकेट्स नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है लूप के। तो जब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते तो ओनली सिंगल लाइन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो लूप के अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो ओनली ये लाइन लूप के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये भी चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, ये 3 हो जाएगा लेस देन 5, एंड यहाँ पर फिर f की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 3, 6। f की वैल्यू 6 हो चुकी है, यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ 4 लेस देन 5। अब f की वैल्यू 6 हो गई है, यहाँ पर 4 आएगा, 24, 24, और यहाँ 5, सॉरी 4, I4, बट यहाँ 5 हो जाएगा लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब ये लूप से बाहर निकल आया, उस केस में f की वैल्यू क्या है, 24। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपका 24 आएगा। एंड कल हम करेंगे यहाँ से। तो ये कंप्लीट फाइल हमें सॉल्व करना है, तो कल ज्वाइन करना।
क्लास। एंड ये कल इंटरेस्टिंग आउटपुट आएंगे, ये सभी जितने भी डेंजर आउटपुट्स हैं वो कल आने वाले हैं। ओके, तो कल हम ये आउटपुट्स करेंगे।